अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट है। बायोकेमिस्ट्री में हमने प्रोटीन स्टार्ट की हुई थी। प्रोटीन्स का आपने फंक्शंस ऑफ प्रोटीन पढ़े थे, स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे। आज हमने बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स। हमने प्रोटीन स्टार्ट किया था। याद रखिए, इससे पहले जो लेक्चर हुआ है हार्ट का, कार्डियोवैस्कुलर का, वो तमाम स्टूडेंट्स अच्छे से देख लें। अच्छे से देखने से मुराद ये कि उसको पढ़ लें, पिक्चर को देखें, समझ आ जाएगा। ना समझ आए मुझसे बार बार सवाल करें। हार्ट आप लोगों ने पहले इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा, इसलिए मुश्किल लगता है, लेकिन दिल बहुत आसान टॉपिक है। आज हम प्रोटीन्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। बायोलॉजिकल रोल का मतलब ये है कि हमारी जिंदगियों में प्रोटीन्स का क्या किरदार है। बायोलॉजी का मतलब जिंदगियों में, रोल का मतलब किरदार, यानी कि हमारी जिंदगियों में प्रोटीन का क्या किरदार है, इसको बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन्स हैव सम फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रोल्स। प्रोटीन कुछ दरअसल कुछ अहम किरदार अदा करती है हमारी जिंदगियों में। सबसे पहला जो उसका रोल है, प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल। पहला किरदार क्या है? प्रोटीन आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाता है भाई? स्ट्रक्चरल मटेरियल है। जैसे इस इमारत का स्ट्रक्चरल मटेरियल ईंटें है, इस तरह आपकी बॉडी का ज्यादा स्ट्रक्चर हड्डियों के बाद तो हमें गोश्त नजर आता है। किसी इंसान में गोश्त कम है, किसी में ज्यादा है। जिसमें कम है उसमें भी है, जिसमें ज्यादा है उसमें भी है, लेकिन हड्डियां एक जैसी हैं, कमजोर में भी और ताकतवर में भी। सिर्फ गोश्त से सेहत नजर आती है, हड्डियों से सेहत नजर नहीं आती। और ये गोश्त जो है ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल, आपके जिस्म का ढांचे का मटेरियल है। फॉर द प्लांट एंड एनिमल, जानदारों और पौधों का ढांचा प्रोटीन ही बनाती है। प्रोटीन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ प्लांट। प्रोटीन्स जो है ड्राई वेट ऑफ प्लांट के सूखे बदन का मेजर हिस्सा। वैसे तो मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ प्लांट कार्बोहाइड्रेट है। आपने कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरे नंबर पर पौधों में जो केमिकल पाया जाता है वो क्या है भाई? प्रोटीन है। एंड एनिमल प्रोटीन, और इंसानों की प्रोटीन आर द मेजर पार्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल। वो कह रहे हैं कि एनिमल की जो प्रोटीन है वो तमाम सेल्स वाले सिस्टम्स का एक अहम पार्ट है। जाहिर सी बात है, हर सेल प्रोटीन से बना है, तो मसल्स के सेल्स ने गोश्त चढ़ाया है, ठीक है भाई। उसके अलावा भी कोई भी सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोटीन टेक एन एसेंशियल पार्ट। प्रोटीन एक अहम किरदार अदा करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज द प्रेजेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करती हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड पार्ट विद ऑर्गेनेलीज, यानी कि सेल के अंदर के ऑर्गन, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मजमूई तौर पर साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और अगर सेल के अंदर सेल की झिल्ली हो, मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस ना हो, एंडोराइबोसोम ना हो, कोई और चीज ना हो, तो सेल लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है वो कहने के ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ की एक जरूरत है। नेक्स्ट है नंबर 2 पर एनर्जी सोर्स। जैसे आप लोगों को पता है कि आपका जिस्म, आपके जिस्म में एनर्जी जो है वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से आती है। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएं, आपकी खुराक में ना रहें या आपको ना मिले, तो फिर एनर्जी जो है आपको फैट से मिलती है। फैट या लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म से फैटी एसिड ब्रेक होती है और चिकनाइयां घुलती हैं, आपको एनर्जी देती हैं। अगर फैट्स भी खत्म हो जाए आपकी बॉडी में, फिर आपको एनर्जी जो है वो प्रोटीन से मिलेगी। एक आदमी पर कहत आ जाए, वो पहले बहुत मोटा होता है, फिर उसकी सारी चर्बी पिघलती है, जैसे वो डाइट करता है, अगर उसे फिर भी खाना ना मिले तो उसका फिर मसल्स घुलने लग जाता है। जिस्म ने तो जिंदा रहना है ना, वो फिर मसल्स को पिघलाकर और फिर वो उसकी हड्डियां निकल आएंगी, गोश्त भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। प्रोटीन जिस्म को एनर्जी मुहैया करती है।
प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। प्रोटीन चूंकि अमीनो एसिड से बनी होती है, प्रोटीन किससे बनी होती है भाई? अमीनो एसिड से, सबको पता है। तो ये अमीनो एसिड्स में ही ब्रेक डाउन हो जाती है, अमीनो एसिड्स में ही ब्रेक डाउन। जैसे कार्बोहाइड्रेट सैकराइड्स से बने होते हैं, सैकराइड्स में टूटते हैं। फैटी लिपिड्स जो है, फैट जो है फैटी एसिड से बनी होती है, फैटी एसिड्स में ब्रेक होती है। तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, हाजमे के दौरान, जब जिस्म में हमारा हजम, हम खुराक में अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन हमने खाई हुई है, तो ये प्रोटीन भी तो हजम होगी। तो ये कैसे हजम होगी? अमीनो एसिड में ब्रेक होकर। The deamination of these amino acids take place, और इसके नतीजे में जब ये डाइजेशन होती है, डाइजेशन मतलब हाजमा होता है, हाजमे के नतीजे में डीअमाइनेशन होता है। डीअमाइनेशन का मतलब ये है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर एक अमीनो एसिड का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। ये NH2, ये H और ये R। R का मतलब यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है। डीअमाइनेशन का मतलब ये नाइट्रोजन ग्रुप डेल हो जाता है, डिलीट हो जाता है, निकल जाता है। सबसे पहले नाइट्रोजन अमीनो एसिड जब हजम होगा, डीअमाइनेशन होगी, फिर एक एक चीज टूटेगी, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। तो इसके नतीजे में जब एक एक बॉन्ड टूटेगा, ये अलग हो के जाएंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। ऐसा ही समझ लें, जब दो पार्टनर ब्रेक होते हैं तो सरमाया तकसीम हो जाता है। जब कोई वालिद फौत हुआ तो सबको पैसे आ जाते हैं बच्चों को, लेकिन बाप ने जब वो जगह बनाई होती है तो वो क्या करता है? पैसे लगा के जगह बनाता है। इस तरह जब ये बॉन्ड बनते हैं, इसमें सरमाया लगता है, एनर्जी लगती है। जब ये ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। समझ आ रही है बात? तो एनर्जी सोर्स है, डीअमाइनेशन टेक प्लेस, अमोनिया इज रिलीज्ड इन डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। वो कह रहा है कि डीअमाइनेशन रिलीज ऑफ नाइट्रोजन यानी अमाइन ग्रुप डिलीट होता है, और NH3 अमोनिया गैस या अमाइन ग्रुप रिलीज होता है, और डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है जी। The compound enter into the respiratory pathway, और ये कंपाउंड फिर रेस्पिरेटरी, जो डिफरेंट कंपाउंड्स बने हैं, ये क्या हो रहे हैं भाई? रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर हो रहे हैं। रेस्पिरेटरी पाथवे मैंने पहले भी बताया था कि आपके सिर्फ लंग्स सांस नहीं लेते, एवरी सेल ब्रीथ, एवरी सेल रिस्पायर, सांस लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन हर सेल के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल बना रहे हैं, लंग्स नहीं बना रहे। तो दर हकीकत सांस हर सेल ले रहा है। तो जैसे हर सेल के सांस लेने के दौरान, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, इसी तरह अमीनो एसिड भी रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर होकर, जिसको हम उस पाथवे को हम केमिकल नाम दे रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल एट डिफरेंट पॉइंट। और ये मुख्तलिफ जगहों पर ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए या क्रेब्स साइकिल के जरिए ब्रेक होता है और हमें एनर्जी देता है। डिफेंस ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म का दिफाई निजाम भी प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन आर यूज्ड अगेंस्ट डिजीज इन हायर एनिमल। प्रोटीन इस्तेमाल होती है अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के खिलाफ इन हायर एनिमल, बड़े जानवरों में ये बीमारियों के खिलाफ काम करती हैं। एंटीबॉडीज एंड इंटरफेरॉन आर प्रोटीन्स इन नेचर। वो कह रहे हैं कि हमारा जिस्म जो एंटीबॉडीज बनाता है, क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो हैं, इनका असल नाम इंग्लिश में इनको एंटीबॉडीज कहते हैं, और बायोलॉजी में या मेडिकल साइंस में इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। और इनको IG से लिखते हैं, IG से लिखते हैं। इम्यूनो मीन दिफाई, इम्यून दिफा, दिफाई निजाम। ग्लोबुलिन आपने पढ़ा था, ग्लोबुलिन एक क्वार्टरनी प्रोटीन है। मायोग्लोबिन पढ़ा था ना, और हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्वार्टरनी टर्शियरी प्रोटीन था, ग्लोबुलिन सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन्स हैं। एंटीबॉडीज का साइंसी नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, डिफेंस ऑफ द बॉडी, एंटीबॉडीज हमारे जिस्म का दिफा करती हैं। ये दिफा कैसे बनती हैं? जैसे आपको पता है कि वायरल आ रहा है, वायरस आ रहा है, कोविड-19, इसके अगेंस्ट आपके जिस्म में एंटीबॉडीज होंगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका दिफा हो जाएगा। वैक्सीन हम लगवाते हैं, वो वैक्सीन हमें एंटीबॉडीज बना देती है। तो ऐसे ही ये एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ये प्रोटीन की बनी हुई है। लिहाजा प्रोटीन आपके जिस्म का
क्या है भाई, डिफेंस मैकेनिज्म करती है। प्रोटीन हमारे जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म करती है। अच्छा जी, एंटीबॉडीज एंड इंटरफेरॉन, वो एंटीबॉडीज जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन और एक इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन भी एक किस्म का इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी है जो वायरस के खिलाफ एक्टिव होता है। किसके खिलाफ एक्टिव होता है? वायरस के। ये भी प्रोटीन का बना होता है। ये जिगर बनाता है, हमारा लीवर बनाता है, और लीवर को नुकसान देने वाले वायरसेस जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, वैसे तो ए जो है नॉन वायरल होता है, सी, बी, एच, डी वगैरह के वायरसेस को ये किल कर देता है, ये एंटीबॉडीज। तो इंटरफेरॉन जो है और एंटीबॉडीज जो है प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन की बनी होती हैं। इन दे डिफेंड द बॉडी फ्रॉम अटैक ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये हमारे जिस्म को डिफेंड करती हैं, दिफा करती हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ बैक्टीरिया और वायरस के अटैक से, हमलों से हमारे जिस्म को बचाती हैं। ब्रैकेट में देखो उन्होंने एंटीबॉडीज का मेडिकल नाम इम्यूनोग्लोबुलिन लिखा हुआ है। इम्यूनो मीन इम्यून सिस्टम का, दिफाई निजाम का, ग्लोबुलिन मीन प्रोटीन, दिफाई निजाम बनाने वाली प्रोटीन। प्रोटीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल वायरसेस। वो कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल कहते हैं लाज़िमो मलज़ूम, पार्ट कहते हैं हिस्सा। प्रोटीन एक लाज़िमो मलज़ूम हिस्सा है ऑफ द वायरसेस। वायरस के स्ट्रक्चर में भी प्रोटीन पाई जाती है। which are very important from the pathogenic point of view। और ये वायरल प्रोटीन पैथोजेनिक, बीमारी फैलाने वाले पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नजर से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। बीमारी फैलाने वाले नुक्ता नजर से बहुत अहम है, यानी जिस किस्म की प्रोटीन होगी वैसी ही बीमारी वायरस फैलाएगा, और उस प्रोटीन का तोड़ भी उसी किस्म की ग्लोबुलिन हमारा जिस्म बनाएगा। समझ आ रही है? इम्यूनोग्लोबुलिन कई किस्म का होता है, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन एच होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन आई होता है। उसी किस्म की एंटीबॉडी हमारा जिस्म बनाता है। नेक्स्ट है डाइटरी प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन आपको पता है तीसरे नंबर पर क्या है भाई? चौथे नंबर पर डाइट का मतलब है खुराक, डाइटरी का मतलब ग़िज़ाई। ग़िज़ाई प्रोटीन यानी वो प्रोटीन जिसको आप ग़िज़ा में ले रहे हैं। The supply of nitrogen and sulfur is regulated by dietary protein। आपके जिस्म में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत ज्यादा मिकदार आपको दरकार होती है, और ये हाई एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड्स होते हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि आप वो खाते हैं अंडा, अंडे की जर्दी के अंदर सल्फर होता है, और सल्फर की वजह से उसका रंग पीला होता है। सल्फर को पोटास भी कहते हैं, उर्दू में गंधक कहते हैं, जिससे धमाके वमाके होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी मिकदार में अंडे में पाया जाता है, और ये बहुत गर्म वेट होता है, इसलिए अंडा गर्म होता है। तो ये आप बहुत एनर्जी देता है, इसके कई फायदे। तो कह रहे हैं कि इसी डाइटरी प्रोटीन की वजह से द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज रेगुलेटेड बाय डाइटरी प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन की वजह से नाइट्रोजन और सल्फर की सप्लाई हमारे जिस्म में मेंटेन रहती है। फॉर ईच 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन, तकरीबन 1 ग्राम की डाइटरी प्रोटीन खुराक में जो प्रोटीन है, हम अंडे से लें या गोश्त से लें, फर्निशेस हमें प्रोवाइड करती है 4.1 किलो कैलोरीज या 4100 कैलोरीज देता है। एक प्रोटीन का 1 ग्राम, 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, 50 ग्राम का 1 छटांग होता है, 1 ग्राम उसका बहुत छोटा पार्ट है, इससे 4100 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है एंजाइम्स। पांचवा पॉइंट क्या है भाई? एंजाइम्स। आप एंजाइम्स बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हो फार्माकोग्नोसी में, और मैंने बताया था एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स भी किसके बने हुए? प्रोटीन के बने हुए हैं। तो वही बात हम यहाँ पे बता रहे हैं। एंजाइम्स, सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, एंजाइम के तौर पर काम करती हैं। एंजाइम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। एंजाइम्स मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, मेटाबॉलिक का मतलब ये हमारे जिस्म के हाजमे के रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एंड दे एंटर, ये उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंटर हो जाते हैं, एंड स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, और एक खास केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं भाई? स्पीड अप कर देते हैं। एंजाइम के बारे में बताया था ना, दे आर बायोकैटालिस्ट ऑफ द बॉडी, दे आर प्रोटीन इन नेचर, एंड दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन को तेज कर देते हैं। नंबर 6 पर है हार्मोन्स। और आपको पता है, जैसे आपने एंजाइम्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, बहुत से हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं, जिसकी मिसाल मैंने आपको दी थी इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन,
ये सब क्या है भाई, प्रोटीन के बने होंगे। दी हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर, कुछ हार्मोन, सारे हार्मोन प्रोटीन इन नेचर नहीं है, कुछ फैट्स इन नेचर भी है, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉल से बन रहे थे ना, चिकनाई से बन रहे थे। कुछ और किसी की फैट्स हैं, किसी की और कॉम्बिनेशन है, लेकिन कुछ हार्मोन जो है प्रोटीन इन नेचर है, हैव ग्रेट इफेक्ट एट हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म में और रिप्रोडक्शन और हमारी नस्ल बढ़ाने में इनका बड़ा किरदार है। रिजर्व फूड, रिजर्व फूड कहते हैं स्टोर फूड को, रिजर्व फूड किसको कहते हैं भाई, स्टोर फूड। स्टोर फूड का मतलब ये है कि जखीरा की गई खुराक। रिजर्व फूड का मतलब क्या है भाई, जखीरा की गई खुराक। हमारा जिस्म प्रोटीन को रिजर्व फूड के तौर पे रखता है, मतलब क्या करता है, खुराक का जखीरा हमारे जिस्म में हो जाता है। और पौधों में प्रोटीन के लिहाज से, ये जो आपके जिस्म पे प्रोटीन चढ़ गई है, आप पर फाके आ जाए, खाना ना मिले, कहीं खो जाए जंगल में, तो ये आपके जिस्म से ही चर्बी और प्रोटीन घुलकर आपके जिस्म को क्या करेगा, बता, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करेगी। मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, वो कह रहे हैं कि बहुत से फ्रूट और वेजिटेबल के पार्ट, हिस्से आर कंपोज बने हुए हैं ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के। दस प्रोटीन एक्ट एज स्टोरेज कंपोस्ट, वो कह रहे हैं कि लिहाजा प्रोटीन एक खुराक के जखीरे के तौर पर काम कर रही है। ये खुराक का जखीरा पौधों के अंदर है, फलों के अंदर, आप इन्हें खा लेते हैं और यही एक्स्ट्रा जखीरा आप में जमा हो जाता है और आप मोटे हो जाते हैं। For example, albumin is stored in egg while casein present in milk. एक प्रोटीन है जिसका नाम एल्ब्यूमिन है, वो एग के अंदर होती है, और कैसीन एक प्रोटीन है जिसका नाम कैसीन है, वो दूध में होती है, ठीक है। Certain protein are present cell membrane, कुछ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, bind to vitamins and hormones, विटामिन और हार्मोन से जुड़ जाती हैं, to mediate the cellular action, सेलुलर एक्शन करवाने के लिए। यानी कि ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इस सेल के ऊपर मेम्ब्रेन पर, इस मेम्ब्रेन पर कोई प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, जब ब्लड की कैपिलरीज इन सेल के पास आती हैं, आई तो नहीं है, ब्लड इनके अंदर आ रहा है, ब्लड के अंदर विटामिन्स जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं भाई, विटामिन्स हैं, कोई और मॉलिक्यूल है, वो इन प्रोटीन से जुड़ती हैं, फिर ये सेलुलर एक्शन करवाती हैं। ये विटामिन्स डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं डिफ्यूज हो सकते, वो उनको एंट्री करवाने वाला, रास्ता देने वाली चीज क्या है, प्रोटीन, ठीक है भाई। तो यही बात वो कर रहे हैं कि भाई बहुत सी प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं, ये विटामिन्स और हार्मोन से बाइंड कर देती हैं और फिर सेलुलर फंक्शन होता है। अगर ये प्रोटीन ना हो तो जो खून के अंदर विटामिन्स हैं या हार्मोन्स आ रहे हैं वो सेल तक नहीं पहुंच सकते और अपना काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। आठवां क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो कॉन्स्ट्रक्टिलिटी का मतलब क्या है, सिकुड़न। हमारे मसल्स में जो सिकुड़ने की ताकत है, मतलब क्या हुआ, ये मैंने ये मसल्स को यूं किया, ये मसल्स सिकुड़कर मोटे हो जाते हैं, बाइसेप बन जाता है, ये लंबे हो जाते हैं, जब यूं करते हैं तो नीचे वाले मोटे हो जाते हैं, ठीक है, डोला सिकुड़कर मोटा हो जाता है ना, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये भी प्रोटीन की वजह से है। Some most protein are involved in contractility, बहुत सी प्रोटीन जो है वो मसल्स के सिकुड़ने में शामिल है। फॉर एग्जांपल डाइन इन सीलिया एंड फ्लैजिला। डाइन जो है वो एक प्रोटीन है जो सीलिया कहते हैं, जिससे पैरामीशियम चलता है। पैरामीशियम एक स्ट्रक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, आपको पता है कुछ इस तरह का होता है और उसकी ऐसे आंख बनी होती है, उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे सीलिया होते हैं। इनको तैराक सीलिया कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इनको हिला हिला कर वो तैरता है, ये पैरामीशियम है, ठीक है। और फ्लैजेला एक लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया में होता है। ये क्या है भाई, फ्लैजेला। और ये क्या है भाई, सीलिया। वो कह रहे हैं सीलिया और फ्लैजेला जो हैं ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं। ट्यूबुलिन इन स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स में ट्यूबुलिन भी एक प्रोटीन है। एक्टिन एंड मायोसिन इन स्केलेटल मसल, मायोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि स्केलेटल मसल में होती है, पहले भी बताया, इससे मसल सीखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है भाई, नौवां है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ये गैसेस का एक्सचेंज भी कराते हैं। मतलब
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला आपस में सेल के अंदर। जैसे प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन तो सेल के अंदर ले जाती है, इसी तरह ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी डायरेक्ट सेल में नहीं जाती, बीच में किसी प्रोटीन पे सवार होगी, प्रोटीन अंदर जाएगी और प्रोटीन अंदर से बाहर गैस को लाएगी। They execute their activities in the transport of carbon dioxide and oxygen by hemoglobin। वो कह रहे हैं कि they execute, ये प्रोटीन अपनी एक्टिविटी एग्जीक्यूट करती हैं, अपना काम करती हैं in the ट्रांसपोर्ट करने में of कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के जरिए। याद रखो मैंने अभी आपको बताया ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीम का मतलब खून की प्रोटीन, हीमोग्लोबिन खून और प्रोटीन, मायोग्लोबिन मसल्स और प्रोटीन, मायोग्लोबिन मसल्स की प्रोटीन। तो ये प्रोटीन से ही ऑक्सीजन बाइंड हो रही है ना, हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन चलती है, खून में ऑक्सीजन नहीं रहती। ऑक्सीजन एक प्रोटीन जिसका नाम Hb या हीमोग्लोबिन है उस पर सवार होकर हर जगह मूव करती है। तो इस तरह ये प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट में किरदार अदा कर रही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। सम एक्ट एज हार्मोन्स, कुछ प्रोटीन हार्मोन के तौर पर भी काम कर रहे हैं, आपने पहले भी पढ़ लिया। मिसाल तौर पर इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन का बना हुआ है, ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन का बना हुआ है, पैराथायराइड हार्मोन प्रोटीन का बना हुआ है। मसल्स प्रोटीन हैव अ रोल इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये पुरानी बातें जो ऊपर भी पढ़ ली कि मसल्स की प्रोटीन मसल्स के कंट्रैक्ट करने में उनका एक किरदार है, जिसकी मिसाल मैंने आपको बताई थी एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जो हैं। उसके अलावा बता रहे हैं कि एंटार्क्टिक फिश, बर्रे आज़म अंटार्कटिका, कुतुब जनूबी कुतुब शुमाली में रहने वाली मछलियां कंटेन एंटी फ्रीज प्रोटीन, इनके खून के अंदर एक प्रोटीन होता है जो इनके खून को जमने नहीं देता, फ्रीज नहीं होने देता, इसको एंटी फ्रीज प्रोटीन कहते हैं। which protect their blood from freezing, जो उनके खून को जमने से बचाता है, उनके खून को जमने से बचाता है, इसको एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन कहते हैं। अंटार्कटिक फिश में होता है पानी जम जाता है लेकिन उनका खून इतनी सर्दी में भी नहीं जमता। नेक्स्ट है हीमोस्टैटिक कंट्रोल। हीमोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म की तमाम कंडीशंस को नॉर्मल हालत में रखना, आपके जिस्म की तमाम कंडीशंस को नॉर्मल हालत में रखना, जैसे आपके खून का लेवल ठीक रहे, आंतों का निजाम सही रहे, सांसें सही चलती रहे, दिल सही धड़कता रहे। The function is hemostatic control of volume of the circulating blood। प्रोटीन का एक फंक्शन, एक काम ये भी है, ये क्या करते हैं, खून के वॉल्यूम ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग मतलब गर्दिश करते हुए खून के हुजम को कंट्रोल करती हैं और हीमोस्टैटिक कायम रखती हैं, यानी उसका तवाज़ुन बरकरार रखती हैं। एंड दैट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैंने आपको बताया था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो इंटरस्टिशियम में होता है। कहां पे होता है? इंटरस्टिशियम कहते हैं एक सेल ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरह सेल आपस में जुड़कर एक ऑर्गन बनाते हैं, लेकिन इन सेल्स के दरमियान बहुत बारीक स्पेस होती है। इस बारीक स्पेस को इंटरस्टिशियम कहते हैं। इस स्पेस के अंदर लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ऑक्सीजन पहले ब्लड की कैपिलरीज से निकलेगी, इस लिक्विड के अंदर आएगी, फिर सेल में आएगी। इस इंटरस्टिशियल लिक्विड में ये प्रोटीन्स हैं जो ऑक्सीजन को पकड़ के सेल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के सेल से बाहर, फिर ब्लड के अंदर, हार्मोन्स को पकड़ के सेल के अंदर, हर चीज इस इंटरस्टिशियम में पहले आएगी, ठीक है। तो इसको कहने में इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के जरिए से इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो रहा है। एक स्टूडेंट है हमारे उस्मान अब्बास, वो पूछ रहे हैं कि सर हार्मोन्स प्लीज बता दें। हार्मोन्स का एक पूरा चैप्टर आगे बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, उस वक्त आप बड़ी डिटेल से समझ लेंगे हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स क्या हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जैसे इंसुलिन आपके खून में शामिल होकर शुगर की मिकदार कम करती है, इंसुलिन एक हार्मोन है और वो क्या करता है, शुगर कम करता है, प्रोटीन का बना हुआ है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन है। ये सब आप पढ़ेंगे, इंसुलिन का किरदार भी पढ़ोगे, ग्रोथ हार्मोन भी पढ़ोगे, स्टेरॉइड भी पढ़ोगे। अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, तो जरूर बताएंगे वहां पर। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जरिए से प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं वो मूव करवाती है।
प्लाज्मा प्रोटीन टेक पार्ट इन ब्लड कोagulation। वो कह रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन यानी खून के अंदर जो प्लाज्मा है, मैंने आपको बताया था प्लाज्मा जो है वो नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड है, नॉन सेलुलर पार्ट। खून के दो हिस्से हैं ना, एक सेलुलर पार्ट है और दूसरा कौन सा है, नॉन सेलुलर। सेलुलर पार्ट में WBC, RBC और प्लेटलेट्स हैं, जबकि नॉन सेलुलर पार्ट्स में खून का लिक्विड यानी प्लाज्मा यानी वाटर है, और वाटर के अंदर डिसॉल्व प्रोटीन है। वाटर के अंदर क्या है भाई, प्रोटीन, डिसॉल्व प्रोटीन, हल हुई प्रोटीन। तो यही बात कर रहे हैं कि भाई जो प्लाज्मा की प्रोटीन है, अगर खून के पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन ना हो तो खून ना जमे, ब्लड बहता रहे। ब्लड क्या करता रहे, बहता रहे। इसको कह रहे हैं कि भाई ये खून के बहाव को भी रोकते हैं, इस तरह खून का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। Plasma protein take part in blood coagulation and transport of substances such as hormones, drug, metal like iron and copper। प्लाज्मा प्रोटीन ना सिर्फ खून को जमाती हैं, बल्कि प्लाज्मा प्रोटीन पर ही दूसरे केमिकल मॉलिक्यूल चिपककर एक जगह से दूसरी जगह हमारे खून में सफर करते हैं। वो WBC से नहीं चिपकते, वो RBC से नहीं चिपकते, वो किसी और चीज से नहीं अटैच होते, बल्कि पानी के अंदर खून का जो पानी यानी लिक्विड पार्ट है, नॉन सेलुलर पार्ट है, उसमें जो प्रोटीन डिसॉल्व प्रोटीन पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह हमारे पूरे जिस्म में मूव कर रहे हैं, सेलुलर पार्ट से अटैच नहीं होते। यही बात लिखी हुई है ब्लड क्लॉटिंग की, जो आपने ऊपर पढ़ा कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ब्लड कोagulation में किरदार अदा करते हैं। कोagulation कहते हैं कोएगुलेट, कोएगुलेट कहते हैं इकट्ठे होना। इकट्ठे होने से मुराद ये है खून के ज़र्रात इकट्ठे होकर क्या कर देते हैं, खून जमा देते हैं, ब्लड को क्लॉट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्लॉट जर्रा बना देते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। वो कहेंगे जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं थ्रू थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन एंड अदर प्रोटीन फैक्टर। कुछ फैक्टर्स हैं जो खून को जमाते हैं, खून का क्लॉट बनने में कुछ फैक्टर हैं जिनको क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ये आप बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ब्लड के चैप्टर में, उधर बड़ी डिटेल से बताऊंगा। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं ये सब प्रोटीन के बने हुए हैं। क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं अवामिल, क्लॉटिंग कहते हैं खून को जमाने वाले अवामिल, जिन अवामिल की वजह से खून जमता है। जैसे जिन अवामिल की वजह से बारिश आती है, कौन कौन से अवामिल है, पानी बुखार बन के बादल बना, बादल से बारिश हुई। इस तरह जिन अवामिल से खून जमता है वो सारे के सारे फैक्टर जो हैं प्रोटीन के बने हुए। जैसे थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, फिब्रिन एक प्रोटीन है, इधर लिखा हुआ है। फिब्रिन जो है फिब्रिनोजेन में कन्वर्ट होता है। ये सब डिटेल आप बायोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, वो प्रोटीन जो ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद हैं, एक्ट एज अ कोलॉइडल पार्टिकल, वो कोलॉइडल पार्टिकल के तौर पर काम करती हैं एंड एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 25 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। याद रखिएगा कोलॉइड एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि म्यूसिलेज हो, मतलब चिपचिपा हो। क्या हो भाई, चिपचिपा, कोलॉइड, लटका हुआ। जैसे अगर आप मलंगा लें, वो पानी के अंदर कैसे चिपचिपा होकर चारों तरफ फैल जाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये 25 से 30 मिलीमीटर मर्करी का प्रेशर डालते हैं। द रोल ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा की मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन का किरदार है, वेयर दे एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग और कैरियर मॉलिक्यूल एंड रिसेप्टर, वहां पर ये क्या किरदार अदा करते हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, नकलो हमल करती हैं, एंड कैरियर और लेकर जाती हैं मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स को, एंड रिसेप्टर्स और रिसेप्टर्स को, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल और रिसेप्टर को हमारी बॉडी से लेकर जाती हैं, यानी कि जिस्म में मूव कराती हैं। हेरिडिटी ट्रांसमिशन, हेरिडिटी कहते हैं विरासत को, ट्रांसमिशन कहते हैं मुंतकिली, यानी कि मौरूसी असरात की, मौरूसी खसूसियात की मुंतकिली कैसे होती है, वो भी प्रोटीन्स के जरिए होती है। आपको बताया था जैसे सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उन न्यूक्लिक एसिड्स में एक की मिसाल आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक की मिसाल डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों प्रोटीन के बने हुए हैं और आपकी सारी मौरूसी खसूसियात इन डीएनए और आरएनए के ऊपर है। लिहाजा जब एक इंसान अगली नस्ल में जाता है तो उसका डीएनए ट्रांसफर होता है,
तो लिहाजा उसकी खुसूसियात, उसकी विरासत भी अगले उसकी नस्ल में चली गई। दे परफॉर्म हेरिडिटरी ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियोप्रोटीन, ये न्यूक्लियस में पाई जाने वाली प्रोटीन्स के जरिए हेरिडिटरी मौरूसी खुसूसियात की नकलो हमल का बाइस बनती हैं। प्रोटीन क्या है भाई? न्यूक्लियस वाली प्रोटीन की वजह से आपकी मौरूसी खुसूसियात जा रही हैं। न्यूक्लियस से बाहर ये सेल मेम्ब्रेन या इंटरस्टिशियम या प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उससे आपकी खुसूसियात नहीं हो रही। डीएनए आरएनए का है भाई? न्यूक्लियस में। और दिस सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस की वजह से आपके हेरिडिटरी ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स मूवमेंट। क्रोमोसोम्स जो हैं ये जेनेटिक मटेरियल हैं, मौरूसी मटेरियल हैं, ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। जीन्स आर इन पेयर, जीन्स जोड़े में होते हैं। जीन्स न्यूक्लिक एसिड के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, और कई न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन, कई जीन्स का कॉम्बिनेशन एक क्रोमोसोम होता है। और आगे फिर क्रोमोसोम भी जोड़े में होते हैं। याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड भी जोड़े में है, न्यूक्लिक एसिड भी क्या है भाई? जोड़े में, पेयर में। फिर जीन्स, एक पेयर न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लिक एसिड, ये पेयर जो है जीन बनाएगा। फिर जीन का पेयर एक और सेट बनाएगा, फाइबर बनाएगा। ये फाइबर्स के कई सेट जो है क्रोमोसोम बनाएंगे। ये तरीके से प्रोटीन बनती है। ठीक है, ये आगे न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर है, उसमें आपको डिटेल से समझाएंगे। यहाँ पर आपको इसकी सिर्फ इतनी डिटेल नहीं दी गई है, न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर में आपको इसकी डिटेल दी जाएगी। Movement of organs in plant cell is due to the movement of chromosomes। वो कह रहे हैं कि हम प्लांट के सेल्स में मुख्तलिफ ऑर्गन्स की मूवमेंट उनके क्रोमोसोम की मूवमेंट है ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के एनाफेज वाले सेक्शन में। सेल डिवीजन में कई पार्ट होते हैं, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। सेल डिवीजन की कई टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स, मियोसिस एंड मिटोसिस, जो कि मैट्रिक में, बायोलॉजी में बहुत खूबी दर्ज हैं। इसमें ये आपने फंक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़े जो कि कुल मिलाकर 12-13 किस्म के हैं। अगर पेपर में ये आ जाएं, इनमें से कोई से 5 आप लिख देंगे तो आपका पेपर के पूरे सवाल हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप सब पढ़ें, सब याद करें, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सेल प्रोटीन्स क्या क्या किरदार अदा करती है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे सवाल करें।